नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी शख्सियत को समझने वाले हैं जिनके बारे में राय हमेशा बटी हुई रही। कुछ लोगों ने उन्हें एक निर्माता कहा, कुछ ने उन्हें एक क्रांतिकारी माना, तो वहीं अंग्रेजों की नज़र में वो अशांति के जनक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता तिलक को एक ऐसे वास्तुकार के तौर पर देखते थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनके लिए तिलक एक दूरदर्शी थे जिन्होंने देश की तकदीर को एक नई शक्ल दी। वहीं जवाहरलाल नेहरू के लिए तिलक वो चिंगारी थे जिसने क्रांति की आग जलाई। वो मानते थे कि तिलक ने ही देश को संघर्ष का एक नया, जुझारू और कहीं ज्यादा असरदार रास्ता दिखाया था। और ब्रिटिश साम्राज्य? खैर, उनके लिए तिलक राजद्रोह और उथल-पुथल का दूसरा नाम थे। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक का टाइटल दिया, जो ये साफ दिखाता है कि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें अपने लिए कितना बड़ा खतरा मानती थी। तो ये तीन अलग-अलग उपाधियां उनके व्यक्तित्व की तीन अलग-अलग तस्वीरें हमारे सामने रखती हैं। तिलक का सार्वजनिक जीवन सीधे सीधे राजनीति से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई शिक्षा और प्रेस की ताकत में उनके अटूट विश्वास से। वो मानते थे कि अगर एक सोए हुए राष्ट्र को जगाना है तो ये दो ही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। तिलक सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो जमीन पर काम करते थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल और बाद में फर्गसन कॉलेज जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की नींव रखी। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा का एक विकल्प देना नहीं था, बल्कि छात्रों के अंदर राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की भावना जगाना था। जैसा कि वो खुद कहते थे, हमारी मातृभूमि का उद्धार शिक्षा में ही है। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता की ताकत को भी बखूबी समझा और इसीलिए उन्होंने दो बहुत ही प्रभावशाली अखबार शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। ये एक कमाल की रणनीति थी। केसरी, जिसका मतलब होता है सिंह, आम लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात करता था और सरकार की ज्यादतियों का पर्दाफाश करता था। वहीं दूसरी तरफ मराठा अखबार पढ़े लिखे तबके और ब्रिटिश हुकूमत को उन्हीं की भाषा में चुनौती देता था। अब जाहिर है, इस तरह की निडर पत्रकारिता ने उन्हें सीधे सीधे ब्रिटिश राज के निशाने पर ला दिया। लेकिन ये एक ऐसा टकराव था जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। जब उन पर राजद्रोह का आरोप लगा तो उनका जवाब था, राजद्रोह के आरोप हमारे पेशे का जोखिम है और मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। ये उनकी हिम्मत और सच के लिए लड़ने की जिद को दिखाता है। तिलक को ये बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि आज़ादी की लड़ाई बस कुछ अंग्रेजी बोलने वाले एलीट लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। उनका मानना था कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि देश की आम जनता इस आंदोलन से न जुड़े। और इसी सोच के साथ उन्होंने जनता को एक साथ लाने के लिए एक बहुत ही अनोखी रणनीति बनाई। उनका तरीका जितना सीधा था, उतना ही क्रांतिकारी भी। उन्होंने गणेश उत्सव जैसे धार्मिक त्योहारों और शिवाजी उत्सव जैसे ऐतिहासिक समारोहों को राजनीतिक चेतना जगाने का एक जबरदस्त मंच बना दिया। उन्होंने इन लोकप्रिय प्रतीकों में राष्ट्रवादी संदेशों को इस तरह मिला दिया कि लाखों आम लोग जो अब तक राजनीति से दूर थे, पहली बार इस आंदोलन का हिस्सा बने। तिलक के इस आक्रामक और जमीनी दृष्टिकोण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी बहस छेड़ दी। एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेता, जो याचिकाओं और प्रार्थनाओं के जरिए धीरे धीरे सुधार चाहते थे, और दूसरी तरफ थे तिलक और उनका अतिवादी गुट, जो आत्मनिर्भरता, आंदोलन और स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन से कम कुछ भी नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य ब्रिटिश संसद को राजी करना नहीं, बल्कि भारत की जनता को जगाना था। तिलक की इस उग्र राजनीति के दिल में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था, एक शब्द जिसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी, और वो शब्द था स्वराज। अब देखिए, तिलक के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनैतिक आज़ादी नहीं था। उन्होंने इसे एक दार्शनिक और आध्यात्मिक ज़रूरत के तौर पर पेश किया। मतलब एक ऐसा जीवन जो खुद पर निर्भर हो। ये सिर्फ आज़ादी नहीं थी, बल्कि सम्मान के साथ जीने की एक शर्त थी, जो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर ही हासिल हो सकती थी। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक ऐलान किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। एक ऐसा नारा जो पूरी पीढ़ी के लिए मंत्र बन गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक लाइन ने आज़ादी की मांग को एक अर्जी से एक मौलिक अधिकार के दावे में बदल दिया। अब ये कोई भीख नहीं थी, बल्कि एक हक था जिसे हर हाल में हासिल करना था।
लेकिन ये दर्शन सिर्फ एक नारे तक ही सीमित नहीं था। इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान था, जिसे स्वराज के 4 स्तंभ कहा जा सकता है। स्वदेशी यानी भारतीय चीजों का इस्तेमाल, विदेशी सामानों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जो देशभक्ति की भावना जगाए, और निष्क्रिय प्रतिरोध जिसने आगे चलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन की नींव रखी। ये एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का एक पूरा रोड मैप था। तिलक ने इस मुश्किल राजनीतिक लड़ाई को एक आध्यात्मिक आधार भी दिया। उन्होंने भगवत गीता के कर्म योग के दर्शन का इस्तेमाल किया और ये तर्क दिया कि स्वराज के लिए लड़ना एक पवित्र कर्तव्य है, एक निस्वार्थ कर्म। इस सोच ने उनके समर्थकों को प्रेरणा दी कि व्यक्तिगत कष्टों की परवाह किए बिना संघर्ष के रास्ते पर डटे रहें। स्वराज के लिए तिलक का ये जो अटूट समर्पण था, उसकी उन्हें बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी, और इन्हीं बलिदानों ने उनके कद को भारतीय राजनीति में और भी बहुत ऊंचा कर दिया। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे गुजरा। 1882 में, फिर 1897 में, और सबसे लंबी सजा उन्हें 1908 में हुई, जब उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल की हर सजा ने उनके प्रभाव और उनके संकल्प को कमजोर करने की जगह और मजबूत कर दिया। अपने जीवन के आखिरी सालों में भी वो एक माहिर रणनीतिकार की तरह काम करते रहे। 1916 में उन्होंने स्वशासन की मांग तेज करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की। उसी साल वो ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के मुख्य सूत्रधार बने, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर ला खड़ा किया। ये उनकी दूरदर्शिता थी, वो आज़ादी की आखिरी लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। 1 अगस्त 1920 को जब उनका निधन हुआ, तो महात्मा गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मनुष्यों में एक विशालकाय गिर गया है, सिंह की आवाज शांत हो गई है। ये शब्द बताते हैं कि उनके राजनैतिक विरोधी भी ये मानते थे कि एक युग का अंत हो गया है और स्वतंत्रता संग्राम ने अपना एक महानायक खो दिया है। तो आखिर में तिलक की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत क्या है? शायद उनका सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन के चरित्र को ही पूरी तरह से बदल देना था। उन्होंने इसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की बंद कमरों की बहस से बाहर निकालकर एक सच्चे, पूरे भारत के जन आंदोलन में तब्दील कर दिया, और इसी जमीन पर आगे चलकर गांधीवादी युग की इमारत खड़ी हुई। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो बाल गंगाधर तिलक के पूरे जीवन के संघर्ष का सार है। क्या कोई भी राष्ट्र पहले अंदर से जागृत हुए बिना सच में आज़ाद हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी प्रासंगिक था और शायद आज भी है।